ठीक है, तो ये अर्थ बनाने से संबंधित ये सवाल था, अच्छा सवाल है। और फॉलो अप पोटेंशियल हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया ही था कि फॉलो पोटेंशियल का उपयोग करके कैसे हम लोग अर्थ या जो सॉयल है सही सॉयल का चुनाव करके और वहाँ पर हम लोग अर्थ की वैल्यू लेके और टेस्ट कर रहे होते हैं। 62 नंबर है नंबर ऑफ टोन्स यूज्ड इन डीटीएमएफ सिस्टम। तो आप लोगों ने पढ़ा है, ये बहुत पहले भी 2-3 पेपर में आ चुका है कि टोटल 8 टोन हम लोग इस्तेमाल करते हैं डीटीएमएफ सिस्टम में, है ना। 63 नंबर है मैक्सिमम ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन एम्पलीफायर गेन दैट कैन बी सेट इन इक्वलाइजर एम्पलीफायर। तो ये गेन है, देखिए यहाँ पे सवाल पूछ रहा है गेन का और ऑप्शन दिया हुआ है डीबीएम में, तो थोड़ा सा मिसटाइप्ड ये है, रॉन्गली टाइप्ड है, यहाँ पे डीबी होना चाहिए। आप डीबीएम ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, है ना। तो मैक्सिमम ट्रांस एंड रिसीव एम्पलीफायर गेन जो है वो 20 डीबी होता है ना, 20 डीबी होता है। आप टीएचबी फॉलो कीजिएगा, टेलीकॉम हैंडबुक, ये मैंने ओपन कर रखा है, ये बहुत अच्छा रेफरेंस है आप लोगों के लिए। अगर आप पूरा नहीं पढ़ पाते हैं, पूरा टेलीकॉम का नोट्स नहीं पढ़ पाते हैं, तो आप इस टीएचबी को यानी टेलीकॉम हैंडबुक को ज़रूर फॉलो कीजिए। काफ़ी सारे सवाल आपको इसमें से ही मिलेंगे, बाहर से कुछ भी नहीं आता। पैरामीटर ओरिएंटेड जो क्वेश्चंस हैं वो सब इसी से आपको मिलेगा, है ना। तो इक्वलाइजर एम्पलीफायर का देखिए, मैं यहाँ पे एक बार टाइप करके आपको दिखाता हूँ कि इक्वलाइजर एम्पलीफायर के बारे में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो अगर पीसी वगैरह है तो आप इस तरीके से कंट्रोल फाइंड करके चेक कर सकते हैं। अब ये इक्वलाइजर टाइप वीएफ रिपीटर की बात कर रहे हैं, इसी में देखो ये पैरामीटर आपको निकल के आ रहा है, और ये लाइन जो आप देख रहे हो मैक्सिमम ट्रांसमिशन और रिसेप्शन गेन 20 डीबी का। तो हम लोगों को इसी तरीके के लाइन्स पकड़ने हैं, है ना। अभी तक जितना भी मैक्सिमम हम लोगों ने डिस्कस किया है वो कहीं ना कहीं इसके टेलीकॉम हैंडबुक है, इसमें आपको मिल जाएगा, मोस्टली मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो फिर बाकी दूसरे नोट्स हैं उनको हम फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे देखो सेम टू द पॉइंट क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है, मैक्सिमम ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन गेन 20 डीबी, और यही उस सवाल में पूछा गया है। तो ये जो मैं लिटरेचर सामने दिखा रहा हूँ आपको, रीसेट का टेलीकॉम हैंडबुक है ये। तो इस वजह से हमारा ये जो सब होगा यहाँ पर 20 डीबी होना चाहिए, ना कि 20 डीबीएम होना चाहिए, है ना। तो सही हमारा जो आंसर होगा वो होगा 20 डीबी। गेन है ना, तो गेन के केस में तो हम लोग डीबी में ही प्रेजेंट करेंगे इसको। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन का, 20 डीबीएम और 20 डीबी अगर दिया हो तो आपको 20 डीबी ही सही मानना है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 64 नंबर, आईपी फोन्स। आईपी फोन्स आर ऑफन कॉल्ड एज डिजिटल फोन, कॉलर आईडी फोन, प्लस फीचर फोन या सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल फोन्स, एसआईपी फोन्स या सिप फोन्स। क्या होना चाहिए? एसआईपी फोन्स होना चाहिए। एसआईपी फोन्स कैसा होता है देखेंगे, दिखाते हैं आपको। एसआईपी फोन्स हम लोगों ने भी यहाँ पर इंस्टॉल कर लिया है। तो ये जितने भी इस तरीके के जो आप देखोगे ये सारे एसआईपी फोन्स हैं। जो आईपी फोन्स जो इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग वीओआईपी के बेसिस पे, ये सब हमारे एसआईपी फोन्स हैं, ठीक है। इसी के ऊपर क्वेश्चन ये पूछा गया था कि आईपी फोन्स आर ऑफन कॉल्ड एज एसआईपी फोन्स, क्योंकि यहाँ पर हम लोग सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल का उपयोग कर रहे हैं मोस्टली, इसलिए इन फोन्स को हम लोग एसआईपी फोन कह रहे हैं। अब इसमें कैमरा भी है ना। सिंपल वीओआईपी फोन अगर होगा तो उसमें, यानी आईपी फोन होगा तो उसमें सिर्फ ऑडियो कॉलिंग होगी, लेकिन जो फुल फ्लेज अगर हम सिर्फ हमने या एसआईपी प्रोटोकॉल का उपयोग करके कोई फ़ोन इंस्टॉल कर रखा है तो वहाँ पे ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट यानी मैसेजिंग, तीनों चीज़ें साथ में चलेंगी, है ना। ध्यान रखिएगा। जनरली हम लोग आईपी फ़ोन इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ सिर्फ ऑडियो कॉलिंग होती है, वहाँ पर वीओआईपी टेक्निक हमारी काम कर रही होती है। लेकिन अगर एसआईपी पर हम काम कर रहे हैं तो वीओआईपी तो है ही, साथ ही वीडियो कॉलिंग और टेक्स्ट मैसेजिंग सब कुछ आपका एक साथ पॉसिबल है एसआईपी फ़ोन्स में। ये सारे जितने भी आप देख रहे हो इसमें वीडियो
का ऑप्शन है। कुछ कुछ फ़ोन से इसमें देखो ऊपर में लगे हुए हैं, कैमरा लगे हुए हैं, ये सब SIP फ़ोन से हैं विद वीडियो कॉलिंग फैसिलिटीज़। ठीक है, चलिए, तो मोस्टली हम IP फ़ोन्स को SIP फ़ोन्स ही कहते हैं। 65 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज माइक्रोवेव डिवाइस। माइक्रोवेव डिवाइस के तौर पर हम लोग किस कंपोनेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं? तो जो ऑप्शन दिया हुआ है PIN डायोड है, जेनर डायोड है और SCR है और ट्रांजिस्टर है। तो हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो माइक्रोवेव डिवाइस के तौर पर काम करता है। और जो हो सकता है इसमें आपको अगर पूछ दे कि इनमें से कौन है, तो ध्यान रखिएगा जो BJT और FET है इसको हम लोग माइक्रोवेव में इस्तेमाल करते हैं, माइक्रोवेव डिवाइस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। BJT एंड FET, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स। तो BJT दोनों ट्रांजिस्टर ही है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर और फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स, इसलिए हम लोग ने यहाँ पर ऑप्शन जो रखा है वो ट्रांजिस्टर रखा है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। BJT और FET पे भी क्वेश्चन हो सकता है अगर इसे मिलता जुलता पूछे तो, बट माइक्रोवेव अब इस्तेमाल नहीं हो रहा है फिलहाल, तो शायद ना भी आए। चलिए 66 नंबर बढ़ते हैं आगे। द इंटरवल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव सैंपल्स, सैंपल्स बोल रहा है ना, तो हमने कल ही पढ़ा है सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी 8000 साइकिल्स पर सेकेंड। उसको हम लोग अगर इंटरवल बोल रहा है मतलब टाइम पूछ रहा है, यानी टाइम पीरियड पूछ रहा है, तो टाइम पीरियड कैसा होता है 1 फ्रीक्वेंसी, यानी 1/8000 जब करेंगे तो हमारा इंटरवल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव आएगा 125 माइक्रो सेकेंड, ये आएगा। ठीक है, दो सैंपल के बीच का अंतराल। से ही रिलेटेड एक और क्वेश्चन आ गया। OTDR trace to be obtained and analyzed in OFC installation, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट क्या पूछ रहा है कि OTDR से टेस्टेड यानी एनालाइजेशन कब, एनालिसिस कब कब करना चाहिए और कितने वेवलेंथ पे करना चाहिए। इस क्वेश्चन का पूछने का मतलब यही है कि कब करना चाहिए और कौन से वेवलेंथ का इस्तेमाल करना चाहिए। तो हम लोगों को ध्यान ये रखना है कि हम जब फाइबर टेस्ट करते हैं तो हम दोनों वेवलेंथ के लिए टेस्ट करते हैं, 1310 के लिए भी करते हैं और 1550 नैनोमीटर के लिए भी करते हैं। और फाइबर ले करने से पहले भी टेस्ट करते हैं, फाइबर ले करने के बाद भी टेस्ट करते हैं। इसलिए यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है कि एट बोथ वेवलेंथ्स, हम लोगों को जो एनालिसिस है या OTDR जो ट्रेस है वो दोनों वेवलेंथ के लिए हमें प्राप्त करनी है, लेइंग करने से पहले, इसलिए बिफोर एज वेल एज आफ्टर द लेइंग। तो जो C ऑप्शन है आपका यहाँ पर सही ऑप्शन है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा। बिफोर लेइंग एट 13 नैनोमीटर एंड आफ्टर लेइंग एट 1550। बिफोर लेइंग 1550, आफ्टर लेइंग 1310। तो ये कोई इंसुलेशन टेस्टर तो है नहीं, मेगर तो है नहीं जो बिछाने से पहले 500 वोल्ट से करेंगे, बिछाने के बाद फिर 100 से करेंगे। यहाँ पर हमें दोनों वेवलेंथ से टेस्ट करना है, बिछाने से पहले भी, बिछाने के बाद भी। तो ये सवाल बहुत अच्छा है, मतलब कंस्ट्रक्शन ये लेइंग जो हमारा केबल लेइंग प्रैक्टिस है उससे संबंधित क्वेश्चन है ये। 69 नंबर है, हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ स्टेशंस फॉर प्रोविजन ऑफ पैसेंजर एमिनिटीज। तो पहले ये था 69 नंबर है ना, बट अभी हमारा जो कैटेगरी है वो क्या हो गया है, अभी हमारी कैटेगरी तो तीन तरह की हो गई है। NSG है, SG है और HG है। अब इसमें 1 2 3 6 NSG 1 से 6 तक, SG 1 से 3 तक, HG 1 से 3 तक। पहले कैटेगरी ऐसी चलती थी A1 AB CD EF करके, है ना। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से तो यही सही है 69 नंबर का। 70 नंबर, अर्थ इन्हेंसमेंट मटेरियल। अर्थ इन्हेंसमेंट मटेरियल शुड हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। तो अर्थ इन्हेंसमेंट मटेरियल जो हम लोग अर्थ बनाते समय उसमें जो डालते हैं, मिलाते हैं, वो कैसा होना चाहिए, उसकी क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो हाईली कंडक्टिव होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। अर्थ रेजिस्टेंस जितना कम उतना अच्छा। नॉन कोरोसिव, बिल्कुल, क्योंकि जो अर्थ रॉड है उसको कोरोड ना कर दे, मिट्टी जो है वो हमारी वहाँ पे जो कोरोजन का शिकार ना हो जाए,
है ना। तो जंग भी ना लगे और मिट्टी जो है कोरोसिव ना भी ना हो, उसका भी ध्यान रखना है। ह्यूमिडिटी रिटेंशन कैपेबिलिटी सही हो ताकि नमी बनी रहे, उसमें जो ह्यूमिडिटी बनी रहेगी तो हमारा करंट कैरिंग जो फीचर है वो सही रहेगा। इसलिए ये जो ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। अर्थ इन्हांसमेंट मटेरियल कैसा होता है? बोरे में भर के लाते हैं, है ना। आप कभी अर्थ बनाते हुए देखो, पता नहीं मिलाते हैं नहीं मिलाते। तो ये इस तरीके का पैकेट में आता है ना। ये अर्थ के टाइम पे डालते हैं बनाते समय। अर्थ रेसिस्टेंस इनहेंसिंग कंपाउंड, इस तरीके के ही पाउडर आते हैं, इसको घोल के बाल्टी में और फिर अर्थ के अंदर डालना होता है। जो भी अर्थ पीठ हम बनाते हैं उसके अंदर डालते हैं। तो इसी चीज़ को पूछ रहा है कि इसके क्या क्या फीचर्स प्रॉपर्टीज़ होने चाहिए। ठीक है, चलिए 70 नंबर हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हिंदी डे कब मनाते हैं? 14 सितंबर, बहुत पहले हमने पढ़ रखा है। 72 नंबर है व्हेन वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज रूल अमेंडेड, यानी संशोधन कब कब किया गया ऑफिशियल लैंग्वेज रूल में। तो देखो रूल और एक्ट दोनों के ऊपर क्वेश्चन आता है कि जब हम लोग रूल को पूछा जा रहा है तो 1987, 2007 और 2011 ये रूल को अमेंड किया गया था। तो आप यहाँ पे रूल जरूर लिख लीजिए कि रूल को अमेंड करने के लिए ये 3 ईयर हमारे हैं, 3 बार किया गया है, 1987 में, 2007 में, 2011 में। और जो एक्ट है वो 1963 का जो अधिनियम है उसको 1967 में अमेंड किया गया है। तो चलो नेक्स्ट नीचे क्वेश्चन आ ही गया, वो भी है ना मिलता जुलता। तो ठीक है, यहीं पे हम लोग कर देते हैं। तो रूल जो है वो 3 बार अमेंड हुआ है, संशोधित हुआ है। 1987 में, क्योंकि रूल बना है 76 में। संशोधन, पहला संशोधन हुआ 1987 में, दूसरा 2007 में, तीसरा 2011 में। और जो एक्ट है 1963 अधिनियम जो है हमारी राजभाषा अधिनियम, उसको 1967 में अमेंड किया गया है। इसलिए आप पढ़ोगे तो अधिनियम 1963 यथा संशोधित 1967 लिखा रहता है बहुत जगह। तो 1967 में इसका संशोधन किया गया था अधिनियम का। तो एक्ट और रूल 2 अलग अलग चीजें हैं, दोनों पे ध्यान रखिएगा। एक्ट मतलब अधिनियम होता है, रूल मतलब नियम होता है। 74 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है कि एनुअल प्रोग्राम जो होता है राजभाषा से संबंधित वो कौन मंत्रालय बनाता है? तो गृह मंत्रालय बनाता है, होम मिनिस्ट्री, है ना। गृह मंत्रालय का काम है ये राजभाषा से संबंधित एनुअल प्रोग्राम बनाना। वार्षिक जो कार्यक्रम है वो गृह मंत्रालय बनाता है। व्हाट आर द 3 रीजन्स, भाषा के कितने क्षेत्रों में, भारत को भाषा वर्ग के हिसाब से कितने क्षेत्रों में बांटा गया है, या पत्राचार के हिसाब से कितने भागों में बांटा गया है। तो दोनों तरह के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है A, B एंड C। अब थोड़ा सा एक लाइन याद रखिएगा इसके संदर्भ में कि जो दमन एंड दीव है और दादर और नगर हवेली जो है वो ख क्षेत्र में शामिल किया गया है। गैजेट निकाल के उसको ख क्षेत्र में शामिल कर दिया गया है। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश जो हैं आप याद रखिएगा, दमन एवं दीव और दादर एवं नगर हवेली जो है वो अब ख क्षेत्र में शामिल कर दिए गए हैं। तो कहीं पूछ दिया तो ध्यान रखिएगा कि ये ख क्षेत्र में आ चुके हैं। दमन एवं दीव, दादर एवं नगर हवेली। 76 नंबर हिंदी कोर्सेस एज प्रिस्क्राइब्ड फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। अब यहाँ पर थोड़ा सा सेटर को देखना पड़ेगा कि ये क्या पूछना चाह रहा है। पहले क्या था, 3 तरह के कोर्स चलाए जाते थे पहले, है ना। वो कौन से थे? प्रबोध, प्राज्ञ और प्रवीण, 3 तरह के कोर्स थे। अब एक नया भी आ चुका है, वो है पारंगत।
है ना। तो पारंगत भी एक कोर्स आ चुका है, पहले तो 3 ही थे, अब ये चौथा भी आ गया है, पारंगत करके कोर्स आया हुआ है। तो अगर आज के डेट में अगर सही सवाल पूछा जाए तो ये वाला है 4, लेकिन जो क्वेश्चन सेटर ने जो ये सेट किया होगा क्वेश्चन, तो उसके हिसाब से 3 ही होगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम 3 ही होते थे, प्रबोध, प्राज्ञा, प्रवीण, लेकिन चौथा भी है, उसका नाम है पारंगत। और पारंगत में एक याद रखिएगा कि पारंगत जो पाठ्यक्रम है, हिंदी पाठ्यक्रम, इस कोर्स को करने के लिए व्यक्ति कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त होना जरूरी है। तो पारंगत वही करेंगे, पारंगत के कोर्स में वही भाग लेंगे जिन्होंने कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, यानी जिन्होंने हिंदी को एक भाषा के रूप में उन्होंने मैट्रिक में पढ़ा हो, या जो उच्चतर जो कक्षाओं में अगर उनकी पढ़ाई हुई होगी तो उसमें हिंदी को उन्होंने एक भाषा के रूप में रखा हो। तो हिंदी एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा होगा अगर उन्होंने मैट्रिक में, तो वो कार्यसाधक माने जाएंगे। अगर वो कार्यसाधक हैं तो ही पारंगत कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चौथा इंट्रोड्यूस हुआ है, ध्यान रखिएगा इसको, पारंगत का। बट क्वेश्चन जो पूछने वाले हैं पारंगत तक नहीं पहुंच रहे हैं, वो 3 का ही मान के अभी क्वेश्चन सेट कर रहे हैं। तो क्या अब उनके पिटारे में तो वो जाने। व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ ओलिक, OLIC, ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमिटी। इसको बोलते हैं राजभाषा कार्यान्वयन समिति, है ना। अब इसी के अलग अलग स्वरूप हैं। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति है, क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति है, मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति है, गृह मंत्रालय स्तर पर रेलवे बोर्ड का अलग है, तो वो मंत्रालय लेवल पे अलग हैं। तो यहाँ पर फुल फॉर्म जो होता है वो है ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी, OLIC। और टोलिक जब बोलते हैं तो टाउन ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी हो जाती है, वो टोलिक बोलते हैं उसको, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति। ठीक है, 78 नंबर है डिविजनल ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी, जो है मतलब जो मंडल स्तरीय जो हमारे राजभाषा कार्यान्वयन कमेटी है, समिति है, उसके हेड होते हैं DRM सर। तो ये हो गया 78 नंबर। व्हाट आर ऑल द मंथ्स इन विच हिंदी एग्जामिनेशन आर यूजुअली कंडक्टेड। हमने पहले भी एक बार पढ़ाई की है इसके बारे में कि मई और नवंबर में हिंदी की परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। कौन सी परीक्षाएं? ये जो 4 हमने ऊपर में लिखे, और उसके अलावा भी और आंसू लेखन का, टाइपिंग का जो कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, उसकी जो परीक्षाएं होंगी केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा, वो मई और नवंबर में कराई जाती हैं। तो ये परीक्षाएं कौन आयोजित करता है? इसका नाम भी आपको याद रखिएगा, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, वो ये परीक्षाएं आयोजित करता है और ये कोर्सेस भी वही चलाता है। हु इज द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल हिंदी कमिटी समिति। केंद्रीय हिंदी समिति का अध्यक्ष जो होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। केंद्रीय हिंदी समिति लिखा ही है। ठीक है, 80 नंबर भी हो गया आपका। 81 नंबर है। 81 नंबर थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है, इसमें PSC के बारे में कहा गया है। अब PSC क्या है? ये स्टोर से रिलेटेड क्वेश्चन है, परचेजिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। मैं दिखाता हूँ आपको PSC किसको बोलते हैं। PSC बोलते हैं प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट, प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट। और ये होता क्या है? जब कोई प्रोडक्ट मान लीजिए कुछ है ऐसे कि वो सिर्फ और सिर्फ वही कंपनी बना रही है और किसी के पास में वो उपलब्ध नहीं है। प्रोप्राइटरी का मतलब क्या होता है? OEM रिलेटेड। जैसे अब कोरल टेलीकॉम का एक्सचेंज है या तेजस का STM है। अब तेजस का STM में जो भी अगर कोई मॉड्यूल या कोई कार्ड लगेगा तो तेजस का ही लगेगा ना, उसमें फिपकॉम और जो दूसरे AT&T हैं या अल्काटेल्यूशंट हैं उनके कोई भी डिवाइसेस उसमें काम नहीं करेंगे। तो कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें सप्लायर है, जो सेड मटेरियल है यानी जो पार्टिकुलर मटेरियल है उसका केवल एक ही सप्लायर हो सकता है, एक ही वेंडर है जो उसको सप्लाई कर सकता है। तो वैसे प्रोडक्ट को
एक सर्टिफिकेट दी जाती है, उस कैटेगरी में रखी जाती है, उसको बोलते हैं पीएससी, प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट, है ना। और ये जारी कौन करते हैं? पीएससी हमारे पीसीएसटी रैंक के अधिकारी जारी करेंगे, है ना, कि कौन सा मटेरियल हमारे पीएससी के अंतर्गत आएगा। जैसे हमारे जो प्रोप्राइटरी जितने भी एलिमेंट है ना, टेलीकम्युनिकेशन के, सिग्नल के, अब जैसे ईआई है, मेधा है, मान लो मेधा है, उसकी ईआई लग रही है, तो उसके ईआई में जितने भी आइटम लगेंगे वो मेधा ही सप्लाई करेगी, जो उसके प्रोप्राइटरी दायरे में आते होंगे। तो वो उसके लिए ये प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट रहेगी। और जब भी परचेजिंग होगी तो वो उस सिंगल सप्लायर यानी सिंगल जो वेंडर है उसी से प्रोडक्ट हम लोग खरीदेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन उसी के संदर्भ में पूछने की बात कही गई है कि इन मटेरियल प्रोक्योरमेंट ऑफ पीएससी यानी प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट रिलेटेड जो मटेरियल है वो कहाँ से परचेज किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है सिंगल फर्म ओनली होगा, क्योंकि वही एक कंपनी है जो उसका प्रोडक्ट बना रही है, तो वही बेचेगी भी, और इसके लिए हम लोग सिंगल टेंडर पब्लिश करेंगे, है ना। तो ये क्वेश्चन और याद रखिएगा कि इस केस में हम लोगों का सिंगल टेंडर सिस्टम फॉलो किया जाता है। कब? प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट रिलेटेड जो भी हमारे मटेरियल्स हैं उनको परचेज करने के लिए, और ओनली वन सप्लायर विल टेक पार्ट इन दिस। ओपन टेंडर इज नॉट पॉसिबल, ओपन टेंडर की तरफ हम लोग नहीं जाएंगे, उसमें हमेशा सिंगल टेंडर ही करेंगे। और जो पीएससी है नहीं, जो सर्टिफिकेट है वो हमारे पीसीएसटी सर डिक्लेयर करेंगे, और वो एक तरह से कहें तो ऑथराइज हैं उस चीज़ को इफेक्टिव करने के लिए। तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है। प्रिंसिपल हेड ऑफ स्टोर्स डिपार्टमेंट, प्रिंसिपल हेड ऑफ स्टोर्स डिपार्टमेंट इन जोनल रेलवेज। तो किसी भी क्षेत्रीय रेलवे में जो स्टोर डिपार्टमेंट के जो मुख्य अधिकारी हैं, प्रमुख अधिकारी, उनको हम लोग पीसीएमएम बोलते हैं, प्रिंसिपल चीफ मटेरियल मैनेजर बोलते हैं। जैसे हमारे पीसीएसटी हैं वैसे ही स्टोर्स डिपार्टमेंट के लिए जोनल रेलवे लेवल पर प्रिंसिपल चीफ मटेरियल मैनेजर होंगे, ठीक है। 83 नंबर क्वेश्चन है, ये आप लोगों के लिए बहुत ही नया क्वेश्चन है, एबीसी एनालिसिस। तो एबीसी एनालिसिस में 3 तरह के प्रोडक्ट की बात की गई है, 3 तरह के मटेरियल की बात की गई है, ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी। अब ये 3 तरह के मटेरियल होते क्या हैं? तो 3 तरह के मटेरियल में आप मोटा मोटी ऐसा जान लो कि एक मटेरियल ऐसा होता है जिसका वैल्यू मतलब जो कॉस्ट है बहुत ही ज़्यादा होता है, बट उसका जो क्वांटिटी होगी वो कम होगी। यानी हमारे साल भर के अंदर जो भी कंजम्पशंस होने वाले हैं जितने भी मटेरियल, उसमें से 3 कैटेगरी बनती है। पहली कैटेगरी जिसका पैसा रेट तो बहुत ज़्यादा है लेकिन उसकी क्वांटिटी कम होगी, यानी हमारा टोटल जो एक तरह से जो एसेट वैल्यू यानी जो फंड है उसका 70% ये वाला मटेरियल ले जाएगा जिसका रेट ज़्यादा है बट क्वांटिटी में कम होंगे। तो 70% पैसा कंज्यूम कर लेंगे सिर्फ 10% के मटेरियल, है ना। तो ये एबीसी में जो ए कैटेगरी होती है वो ऐसी कैटेगरी होती है जो 70% तो पैसा हमारा खर्च कर देगा, लेकिन 70% तो हमारा पैसा खर्च हो जाएगा, लेकिन ऐसे मटेरियल ओनली 10% होंगे। 90% मटेरियल जो होंगे वो या तो बी से होंगे या सी से होंगे। तो मैं एक दिखाता हूँ आपको कि ये ए के लिए है ना, ए कैटेगरी जो होती है उसमें 70% पैसा खर्च होगा लेकिन 10% ही सामान आएगा। तो बी में क्या होता है, सी में क्या होता है वो देखिए। एबीसी में मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूँ। A category items are high value items constituting about 70% of value of the stores but representing only 10% of items। मतलब हमारा जो स्टोर्स का जो पूरा बजटरी फंडिंग है उसका 70% ये कंज्यूम करेगा ए कैटेगरी वाला, बट सामान कितना होगा, सिर्फ टोटल का 10% ही होगा। ऐसे कैटेगरी वाले आइटम हैं जो ए कैटेगरी आइटम कहे जाते हैं, ठीक है। टेंडर के थ्रू
हम लोग उसको परचेज करेंगे। और बी कैटेगरी में कौन आएंगे, जो ए की तरह उतने महंगे तो नहीं है, वो 20% जो है वैल्यू कंज्यूम करेगा और 20% ही आइटम हम लोग पूरे स्टोर का खरीद के रखेंगे अपने पास। तो एक तरफ देखिए पैसे की बात भी हो रही है और कितना परसेंट आइटम आ रहा है, टोटल का कितना परसेंट आइटम हम ला रहे हैं। तो कुछ सामान हमारे बहुत महंगे होते हैं इसलिए हम कम रखते हैं, जो थोड़ा सा कम पैसे वाला है तो बीच का हो गया ये बी कैटेगरी कि 20% ऑफ द वैल्यू ऑफ स्टोर्स, यानी जो मनी वैल्यू है वो 20% है और सामान भी 20% है। और सी वाले में कौन होगा, जो सस्ते हैं, जो टोटल हमारा जो मनी वैल्यू है उसका 10% ही कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा वही रहेंगे 70%। तो आप अगर 3 कैटेगरी बनाओगे तो पैसे के हिसाब से कैटेगरी कैसे बनेगी, ए की 10%, बी की 20% और सी की 10%, सॉरी 70%, 20%, 10% हो गया 100। मतलब टोटल मनी वैल्यू का 3 कैटेगरी हो गई, 70%, 20%, 10%। और जो प्रोडक्ट कितना होगा, कितना सामान मिला हमें, तो वो होगा ए कैटेगरी के लिए 10%, बी कैटेगरी के लिए 20% और बचा 70% वो हो गया सी में। तो हमारे स्टोर में ऐसे ही सामान जब खरीदे जाते हैं तो सस्ते आइटम ज़्यादा आपको ज़्यादा खरीदे जाते हैं क्योंकि ज़्यादा मिलता है, जो महंगे आइटम है वो कम मिलता है। तो ये इस तरीके से हमारा चार्ट रेडी होता है ABC एनालिसिस का। और ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, AST वगैरह में भी काफ़ी ज़्यादा रहता है ये, है ना। तो जैसे मतलब कि A है, A में हमारा क्या होगा, B में क्या होगा और C में क्या होगा। तो अगर हम इसको ऐसा रखें तो 70% जो होगा वो A में आएगा, 20% मनी वैल्यू हमारी इसमें जाएगी B में, और 10% रिमेनिंग जो 10% है मनी वैल्यू के हिसाब से, मतलब ये वैल्यू के हिसाब से है ना, वैल्यू मतलब यहाँ पैसे की बात की जा रही है। और आइटम वाइज देखा जाए तो ये सिर्फ 10% होगा, ये 20% होगा और ये होगा हमारा 70%। तो सस्ता आइटम ढेर सारा, महंगा आइटम थोड़ा सा, इस चीज़ को यहाँ पे दिखाया गया है। ये 3 टेबल है, आप लोग याद रखिएगा, क्या पता कभी पूछ ही दें। तो ये बोलते हैं इसको हम लोग ABC एनालिसिस इसको। तो फिलहाल आपके लेवल पे ध्यान रखिएगा, बस इस तरीके का होता है। अब इस ऑप्शन को अगर पढ़ें हम ध्यान से कि इन ABC एनालिसिस ए कैटेगरी आइटम्स रिप्रेजेंट्स हाई एनुअल कंजम्पशन वैल्यू आइटम्स। हमारा 70% पैसा सिर्फ ये 10% ही आइटम लेके जा रहे हैं। तो ए कैटेगरी में हमारा ये, सॉरी, ए कैटेगरी में हमारा ये आएगा सी ऑप्शन। अब बी पूछेगा तो बी के हिसाब से 20%। तो मीडियम वैल्यू हो गई, वो हाई हो गई, लो हो गई, बीच वाली मीडियम हो गई। आइटम वाइज पूछेगा तो 10% वाला लो हो गया, कम सामान मिलेगा लेकिन पैसा ज़्यादा खर्च हो गया। यह है हमारा ABC एनालिसिस है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एस्टेब्लिशमेंट का क्वेश्चन है, आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स ऑफ सर्विस, कितने सालों के बाद एक रेल एम्प्लॉई फुल पेंशनरी बेनिफिट प्राप्त कर सकता है। कितना होना चाहिए, हाँ 20 सालों के बाद हम फुल पेंशन जो बेनिफिट्स हैं उसको अचीव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। और मिनिमम जो सुपर एन्युएशन पीरियड क्या है, 10 ईयर्स। तो 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं इसमें, ध्यान रखिएगा, है ना। एक तो ये फुल पेंशनरी बेनिफिट से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया तो 20 साल हो गया, लेकिन कोई रेल सेवक जो है जिसके लिए मिनिमम सुपर एन्युएशन जो पीरियड रखी गई है वो 10 साल है। तो इस पे भी क्वेश्चन आता है, बहुत बार आया हुआ है LDC वगैरह में, तो ये भी देख लीजिएगा आप लोग इस तरीके से, ठीक है। मिनिमम पीरियड 10 साल
और मैक्सिमम जो बेनिफिट हम ले सकते हैं वो 20 साल की सर्विस पूरी होने के बाद। ठीक है, 85 नंबर है, व्हाट इज द कैटेगरी ऑफ टेक्निकल सिग्नल एज पर HOER, आवर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड पीरियड ऑफ रेस्ट रूल 2005। उसमें जो टेक्नीशियन होंगे वो कौन से कैटेगरी में आएंगे? कंटिन्यूअस में आएंगे। इंटेंसिव में कौन आएगा? इंटेंसिव, हाँ जो सेक्शन, हाँ जो ट्रेन कंट्रोलर हैं, जो हमारे केबिन मैन हैं, जो मेन लाइन के, वो सब हो जाएंगे। पहले टेलीफोन ऑपरेटर थे वो इंटेंसिव में आते थे। एसेंशियली इंटरमीडिएट्स में कौन आएंगे? जिनकी ड्यूटी हाँ लाइट ड्यूटी है, केयर टेकर वगैरह हैं, उनकी एसेंशियली इंटरमीडिएट में आएंगी। एक्सक्लूडेड में जितने भी हमारे डॉक्टर हैं, सुपरवाइजर्स हैं, या ऐसे लोग जिनको जब जैसी ज़रूरत एडमिनिस्ट्रेशन की उनको उपस्थित रहना होता है। तो ये तो एक क्वेश्चन तो है ही कि कौन से पोस्ट के लोग किस कैटेगरी में आएंगे। तो ये इसमें टेक्नीशियन सिग्नल हो सकता है, तो टेलीकॉम भी हो सकता है, दूसरे भी डिपार्टमेंट्स के हो सकते हैं। बट जो मेन क्वेश्चन है HOER का वो है कि किसको कितना रेस्ट मिलता है। ये वाला जो जो भी ब्रेकअप्स हैं वो आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा कि जो इंटेंसिव है उसका जो रोस्टर ड्यूटी आवर है वो क्या है, जो पर वीक उसकी जो अधिकतम जो वैधानिक सीमा है कार्य करने की वो क्या है, और उसको कितने घंटे का रेस्ट दिया जाता है। तो ये जो मैं शेयर कर दूंगा ये वाला PPT आप लोग के साथ में, तो आप लोग इसको थोड़ा सा एक बार रीड कर लीजिएगा कि इंटेंसिव है तो रोस्टर ड्यूटी जो है वो 42 घंटे का है, जो वैधानिक सीमा है एक सप्ताह का वो 45 घंटा है, और इंटेंसिव वाले को जो रेस्ट दिया जाएगा वो 30 घंटे का दिया जाएगा एक फुल नाइट के साथ में, है ना। तो 30 घंटे का वीकली रेस्ट है। और ये 42, 45, 30 इस तरीके से भी याद रख सकते हो, क्योंकि ये है इसी क्रम में वीकली रोस्टर आवर्स, अधिकतम वैधानिक सीमा कार्य करने की जो भी है, और वीकली रेस्ट। तो तीनों में ऐसा ही ब्रेकअप बना के आप लोग 42, 45, 30 किसके लिए? इंटेंसिव के लिए। आगे इसके कौन आएगा? एसेंशियली इंटरमीडिएट आता है इसके बाद, उसका 72 आवर्स, 75 आवर्स और 24 आवर्स। तो इसमें 72, 75, 24 इस तरीके से आपको याद रखिएगा। कंटिन्यूअस का क्या है? 48, 54, 30 48 आवर्स का है पर डे, 8 आवर्स का कंटिन्यूअस का रोस्टर ड्यूटी आवर है ना। और 40 आवर्स किसके लिए? मिनिस्ट्रियल स्टाफ वर्किंग इन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस और बिग यूनिट्स। तो ये 40 घंटा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ्स के लिए है, मिनिस्ट्रियल स्टाफ्स के लिए। लेकिन जब पूछेगा मिनिस्ट्रियल स्टाफ तो 40 घंटे का याद रखना है, अदरवाइज इन जनरल हम लोग 48 आवर्स का याद रखेंगे, 8 आवर्स पर डे के हिसाब से। तो ये आपका वीकली रोस्टर ड्यूटी है। जो वैधानिक सीमा है वो 54 घंटे है, 54 आवर्स है, और जो रेस्ट है, वीकली रेस्ट है कंटिन्यूअस वालों को, वो है 30 घंटे का, है ना। तो ये तीन जो इसका भी हो गया 48, 54 और 30। और जो एक्सक्लूडेड है उनका ऐसा कोई भी घंटा, ऐसा कोई भी आवर्स मेंशन नहीं है, इसलिए इनको एक्सक्लूडेड में रखा गया है कि जो ऊपर के किसी भी कैटेगरी में अगर बिलोंग नहीं करते हैं तो वो सब एक्सक्लूडेड कैटेगरी में है। सभी सुपरवाइजर्स, स्टेनोग्राफर, CA, PA, साइफर ऑपरेटर्स, मैट्रॉन, सिस्टर इंचार्ज, मतलब मेडिकल से रिलेटेड जो भी हैं, मिडवाइफ्स हैं, लेडी हेल्थ विजिटर्स हैं, फैमिली प्लानिंग फील्ड वर्कर्स जो हैं, नर्सेस कम मिडवाइफ्स जो हैं, वो सब एक्सक्लूडेड में आएंगे। रेलवे स्कूल टीचर्स भी हैं और इंस्ट्रक्टर्स वर्किंग इन ट्रेनिंग सेंटर्स, ये सब एक्सक्लूडेड में है। ठीक है, तो ये वाला जो चार्ट है ना, ये आपके काम का है, मैं इसको शेयर कर दूंगा कि इसका रोस्टेड आवर क्या है, वैधानिक सीमा क्या है, रेस्ट क्या है, चारों कैटेगरी का। थोड़ा सा इसको बाद में आप लोग एग्जाम से पहले थोड़ा रिविजिट कर लेना। सुपरवाइजर को शेयर कर देगा। किसको?
सुपरवाइजरी स्टाफ को शेयर मिलता है क्या? जो रोस्टर में है, नहीं, जो रोस्टर में है उनको मिलता है, रोस्टर वालों को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे आगे चलिए। हो गया 85 नंबर हो गया। अब 86 नंबर, कम्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन इज रिस्टोर्ड आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स। कितने साल के बाद जो कम्यूटेशंस, पेंशन में जो कम्यूटेड पोर्शन होता है वो वापस रिस्टोर कर दिया जाता है? 15 साल है। तो इसका एक लिटरेचर भी है, आई थिंक ये वाला है, हाँ, इसमें मेंशन है यहाँ पर नीचे एक जगह 15 इयर्स। हाँ देखो यहाँ पे दिया हुआ है, इस पैरा नंबर 2 पढ़िए यहाँ पे। It has been held by the Supreme Court of India in its judgment dated 9 December 1986 in writ petition number so and so that all central government pensioners governed by Central Civil Services commutation of pension rules 1981, ये पेंशन रूल जो है 1981 में बना है, and corresponding rules for armed forces personnel and officers, all India service officers and railway pensioners and who have commuted the admissible portion of their pension are entitled to have the commuted portion restored on the expiry of 15 years from the date of retirement। तो ये जो लास्ट का जो लाइन है, एक्सपायरी ऑफ 15 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट, यही चीज़ पूछी जा रही है वहाँ पे कि जैसे ही उसका 15 साल पूरा हो जाता है, उसका जो कम्यूटेड पोर्शन है पेंशन का वो रिस्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पे तीसरा भी लाइन लिखा है कि आफ्टर केयरफुल एग्जामिनेशन ऑफ द अबव जजमेंट इट हैज बीन डिसाइडेड दैट ओनली सच सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स हु हैव कम्यूटेड अ पोर्शन ऑफ देयर पेंशन, जिन्होंने कम्यूटेशन कराया होगा उनको ही ये फ़ायदा बेनिफिट मिलेगा जब वो 15 साल कंप्लीट कर चुके होंगे रिटायरमेंट के बाद, तो वो पेंशन उनकी रिस्टोर्ड हो सकती है। तो जो जिंदा रह गए 60 से 15 साल भी रह गए, 75 हो गए, उनको फिर उनका जो कम्यूटेड पोर्शन है वो भी रिस्टोर हो जाता है। फुल पेंशन जिसको बोलते हैं, फुल पेंशन मिलना शुरू हो जाती है। तो ये पूछने का मतलब वही है 15 साल वाला, ठीक है ना। विच इज़ द मेजर पेनाल्टी? मेजर पेनाल्टी के लिए हम लोग जो स्टैंडर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं वो भी इसके संदर्भ में याद रखिएगा, उसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 5 बोलते हैं। तो इसे 5 दी जाती है, यानी इसे 5 के थ्रू मेजर पेनाल्टी को इम्पोज किया जाता है। और उसमें जो क्लॉजेज हैं मेजर पेनाल्टी के वो बहुत सारे हैं। उसमें से रिमूवल फ्रॉम सर्विस भी एक क्लॉज है, डिसमिसल फ्रॉम सर्विस भी एक क्लॉज है, और कंपलसरी रिटायरमेंट, ये तीनों जो शब्द हैं याद रखिएगा। रिमूवल फ्रॉम सर्विस, डिसमिसल फ्रॉम सर्विस और कंपलसरी रिटायरमेंट, ये तीनों मेजर पेनाल्टी के अंतर्गत आते हैं। रिमूवल और डिसमिसल के संदर्भ में एक लाइन थोड़ा सा याद रखिएगा कि रिमूवल फ्रॉम सर्विस के कंडीशन में एम्प्लॉई वापस मतलब पुनः रोजगार पा सकता है जिसको SF5 मिला हुआ है, और रिमूवल फ्रॉम सर्विस जिसका हो रखा है वो पुनः रोजगार प्राप्त कर सकता है। लेकिन अगर डिसमिसल फ्रॉम सर्विस यानी बर्खास्त कर दिया गया है सेवा से, रिमूवल का मतलब होता है निष्कासित, सेवा से निष्कासित कर दिया गया है। लेकिन जो डिसमिस कर दिया गया है मतलब बर्खास्त कर दिया गया है, पदच्युत कर दिया गया है, वो अब कहीं भी दोबारा रोजगार नहीं पा सकता, पुनः रोजगार किया उसमें कोई स्कोप नहीं है। तो थोड़ा सा ये लाइन का अंतर है, उसको भी याद रखिएगा। रिमूवल में पुनः रोजगार संभव है, डिसमिसल में पुनः रोजगार संभव नहीं है। कंपलसरी रिटायरमेंट भी है उसमें, और ये तीनों के तीनों लागू होते हैं मेजर पेनाल्टी में, इसलिए ऑप्शन होगा हमारा ऑल अबव, ठीक है। चलिए 88 नंबर है, क्वाड केबल फॉर ब्लॉक कम्युनिकेशन बिटवीन द स्टेशंस इज टर्मिनेटेड इन द ASM रूम। क्वाड केबल हम लोग ASM रूम में टर्मिनेट करेंगे। DMTR क्या है? डेली मटेरियल ट्रांजैक्शन रजिस्टर्स को DMTR कहते हैं। और इसी से मिलता जुलता हमारा एक और क्वेश्चन आता है, सीक्वेंस पूछा जाता है
सीक्वेंस कहता है कि ऐसा होना चाहिए, डेली मटेरियल ट्रांजैक्शन रजिस्टर होना चाहिए, तब फिर होता है चालान, और चालान के बाद आता है लेजर। तो ये करेक्ट सीक्वेंस है हमारा। डेली मटेरियल ट्रांजैक्शन रजिस्टर होता है, स्टोर जो हैंडल करते हैं उनके पास ये होता है DMTR। उसके बाद एक चालान होता है, और फिर इसके आगे की जो प्रक्रिया है वो है लेजर मेंटेन। तो DMTR, चालान और लेजर हो गया। तो इसका फुल फॉर्म फिलहाल यहाँ पूछ रहा है, डेली मटेरियल ट्रांजैक्शन रजिस्टर्स फुल फॉर्म होगा ऑप्शन सी, है ना। प्रेम, इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है, पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉयज इन मैनेजमेंट। इसको ढंग से पढ़िएगा आप, तो अलग अलग शब्द लिखे हुए हैं, प्रिपरेशन लिखा हुआ है, पार्टिसिपेशन भी लिखा हुआ है, मैनेजमेंट लिखा हुआ है, मेंटेनेंस लिखा हुआ है। तो पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉय इन मैनेजमेंट जो है ये सही शब्द है। और इससे मिलता जुलता 2-3 पॉइंट और सवाल आते हैं, क्या आता है वो एक बार देख लेते हैं। प्रेम में, है ना, प्रेम में क्या क्या चीज़ें होती हैं मैं पढ़ के एक बार सुना देता हूँ ताकि आपको याद रह जाए। प्रेम को पहले तो फुल फॉर्म ही याद रखिएगा, पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉय इन मैनेजमेंट होता है। इसमें हमारी जो भी 2 मान्यता प्राप्त फेडरेशंस हैं वो इसके साथ में काम करेंगी, जो भी ये इसका पार्टिसिपेशन के लिए जो सदस्य के तौर पर ये काम करेंगी, है ना। तो और क्या क्या रहेगा, एक तो क्वेश्चन इससे भी आता है कि प्रेम की जो योजना है, मतलब पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉय इन मैनेजमेंट, ये 1994 में शुरू की गई है, मार्च 1994। तो ये भी एक थोड़ा सा याद रखिएगा, मार्च 1994 में इसकी स्थापना की गई है। उद्देश्य क्या है कि प्रबंधन में भागीदारी दी जाए रेलवे एम्प्लॉयज़ को भी, ताकि हमारा सिस्टम और अच्छे से काम कर पाएँ, है ना। तो ऑफिसर्स एसोसिएशन भी हैं, हमारे फेडरेशंस भी हैं, और तीनों स्तर पर ये काम करता है, मतलब क्षेत्रीय, मंडल, कारखाना स्तर पर ये काम करती हैं। और इसमें और कौन कौन सी चीज़ें अपने को देखनी है, रेलवे बोर्ड के स्तर पर संगठन किस तरीके का है ना। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष रहेंगे, रेलवे बोर्ड के सभी सदस्य और सचिव भी रहेंगे, मेंबर रेलवे बोर्ड सभी लोग रहेंगे इसमें। दोनों मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन के 4-4 प्रतिनिधि रहेंगे, दोनों, मतलब हमारे जो 2 फेडरेशंस हैं उन दोनों के। और रेल अधिकारी जो हैं उनके दोनों के, यानी जो ग्रुप ए सर्विसेज के और ग्रुप बी सर्विसेज के जो फेडरेशंस हैं वो भी, उनके भी 2-2 प्रतिनिधि रहेंगे। और चारों फेडरेशनों के अध्यक्ष और महामंत्री द्वारा नामित 2-2 सदस्य ये भी रहेंगे। और इसका जो रेलवे बोर्ड स्तर पर जो संगठन के जो अध्यक्ष होंगे वो चेयरमैन रेलवे बोर्ड होंगे। तो इस पे भी देखो 1-2 बार मैंने क्वेश्चन देखा है कि प्रेम के जो अध्यक्ष होंगे रेलवे बोर्ड लेवल पे वो कौन होंगे, और जो सेक्रेटरी रेलवे बोर्ड हैं वो इस प्रेम के सचिव होंगे। तो अध्यक्ष के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है कि प्रेम के अध्यक्ष रेलवे बोर्ड स्तर पर कौन है। फिर जोनल स्तर पर जो अध्यक्ष होंगे वो हमारे महाप्रबंधक महोदय होंगे। और यहाँ भी फॉर्मेशन वैसा ही है, दोनों कर्मचारी फेडरेशनों के 4-4 प्रतिनिधि और दोनों अधिकारी फेडरेशनों के 2-2 प्रतिनिधि, और प्रत्येक विभाग के विभागाध्यक्ष। जैसे ऊपर में रेलवे बोर्ड में मेंबर थे सारे, यहाँ पर सारे PHODs रहेंगे, यानी PCST वर्ग के जो भी दूसरे अधिकारी हैं विभागों के वो सब रहेंगे। जनरल मैनेजर हैं तो AGM भी रहेंगे। तो ये हो गया। और मंडल स्तर पर कौन होंगे, मंडल स्तर पर क्वेश्चन आता है, ये आप लोग जरा ध्यान रखिएगा, है ना। मंडल स्तर पे जो इसके जो हमारे अध्यक्ष होंगे DRM सर होंगे, और सचिव सीनियर DPO होंगे। और फिर वैसे ही हैं 4-4 प्रतिनिधि दोनों फेडरेशन से, और अधिकारी वर्ग के भी 2-2 लोग रहेंगे दोनों फेडरेशन के, DRM एंड DRM। और जितने भी ब्रांच ऑफिसर्स हैं, प्रत्येक विभाग के जो इंचार्ज अधिकारी हैं वो सब इसके सदस्य होंगे मंडल स्तर पर। और जो बैठक के बारे में जो मेन जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि प्रेम की जो बैठक होती है वो साल में कितनी बार होती है, या उसकी जो आवधिकता है वो क्या है, पीरियडिसिटी क्या है। तो 3 महीने में 1 बार
ये ध्यान रखिएगा इसका कि प्रेम की जो बैठक है वो सभी स्तरों पर, चाहे वो रेलवे बोर्ड स्तर हो, चाहे जोनल स्तर हो या मंडल स्तर हो, क्वार्टरली होती है। 3 महीने में एक बार इसकी मीटिंग होती ही होती है। तो ये प्रेम का याद रखिएगा। ऐसे पीएनएम का भी है। पीएनएम का भी 1-2 बार देखा मैंने, क्वेश्चन आया हुआ है कितने महीने में 3 स्तर पे जो मीटिंग हो रही है क्या क्या उसका पीरियडिसिटी है। प्रेम हो गया तो पीएनएम भी है, पीएनएम का भी देख लीजिएगा। फिर आगे चलते हैं। होल्डिंग एंड कंडक्टिंग ऑफ मीटिंग विथ रेलवे यूजर्स एज डिविजनल लेवल। डिविजनल लेवल पे जो रेलवे यूजर के साथ में जो कमेटी बनाई गई है उसको DRUCC कहते हैं, डिविजनल रेलवे यूजर्स कंसल्टेटिव कमेटी, DRUCC। इसमें DRM सर भी रहेंगे और उस एरिया के अगर कोई मेयर है तो मेयर भी उसमें शामिल हो सकता है, कुछ बिजनेसमैन भी होते हैं, मतलब आम लोग भी होते हैं, कुछ रिटायर्ड लोग भी होते हैं, कोई मंत्री या जो विधायक हैं वो भी हो सकते हैं, उसके सदस्य हों। कंसल्टेटिव जो यूजर्स कंसल्टेटिव जो कमेटी है डिविजनल लेवल की उसमें, और अध्यक्ष हमारे DRUCC के अध्यक्ष, आई थिंक देखना पड़ेगा मुझे, अध्यक्ष शायद DRM ही होते हैं। एक बार मैं कंफर्म करके फिर आपको अपडेट करूंगा इसको कि DRUCC के अध्यक्ष कौन होते हैं। ये शायद इसमें सीनियर DPO होते हैं या DRM होते हैं, दोनों में से कोई एक है, देखना पड़ेगा थोड़ा। सीनियर DPO सॉरी सीनियर DCM है ना, सीनियर DCM या DRM में से कोई तो एक है। DMI स्टैंड्स फॉर, DMI का फुल फॉर्म पूछ रहा है कि DMI किसको कहते हैं। DMI का मतलब होता है ड्राइवर मशीन इंटरफेस। और आप लोगों ने कैब वगैरह में या कभी रेल इंजन में जाने का मौका मिला होगा या ड्राइवर के कैब में, तो ये इस तरीके के इंटरफेसेस आप लोग देखे होंगे। दिखाता हूँ मैं आपको, ये है इस तरीके के इक्विपमेंट आपने लोकोज में देखे होंगे, लगा हुआ रहता है। यही है ड्राइवर मशीन इंटरफेस, यानी वो इसको ऑपरेट करके बहुत सारे कंट्रोल्स एग्जीक्यूट कर सकता है, बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है, इसलिए इसको कहते हैं ड्राइवर मशीन इंटरफेस, DMI। ठीक है। RFID टैग्स, रेडियो फ्रिक्वेंसी जो ID टैग्स हैं, ये एक नया कॉन्सेप्ट है जो कवच में या टिकास में लगने वाला है। और इवन केबल लेइंग में भी, केबल लेइंग जो हमारी होने वाली है, अंडरग्राउंड केबल लेइंग हो रही है, उसमें RFID टैग्स अब लगाने हैं। बट यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया है वो टिकास यानी कवच के कंडीशन में पूछा गया है। टिकास या इसको जो हम आज कवच कहते हैं, कवच के केस में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि RFID टैग्स कहाँ लगाए जाते हैं। तो RFID टैग्स हम लोग लगाते हैं ट्रैक के ऊपर। RFID ट्रैक जो टैग्स हैं वो हम लोग ट्रैक के ऊपर लगाएंगे, और जो RFID रीडर होगी वो लोको में लगी रहेगी। ठीक है। तो कवच में ये कहाँ कहाँ RFID टैग लगेगा उसका डिस्टेंस वगैरह मेंशन है, जिसका लिटरेचर है कवच का, और टैग लगे रहेगा ट्रैक पर, और जो RFID रीडर होगा वो लोको में होगा। 94 नंबर है SG1 कैटेगरी स्टेशन अर्निंग इज मोर देन, कितने करोड़ पर हम, कितने करोड़ की अर्निंग वाले स्टेशन को हम लोग सबअर्बन ग्रेड नंबर 1 कैटेगरी मानेंगे। ये सवाल आपके लिए, क्या होना चाहिए इसमें? हाँ 25 करोड़। NSG1 का क्या है? मोर देन 500 CR। SG का तो आपने बता दिया। अब HG का कितना होगा? HG1 का 50 लाख। गुड। तो ये इस तरीके का ही याद रखना है। 3 कैटेगरी, 1 2 3 का ना, मतलब 2 3 का नहीं पूछेंगे, 1 का ही पूछेंगे हमेशा कि SG1 जो कैटेगरी हमारी वो 25 करोड़ से ज़्यादा,
NSG1 जो है 500 करोड़ से ज़्यादा, और HALT ग्रुप 1 जो है वो 50 लाख से ज़्यादा। ठीक है। 95 नंबर है, TMS के बारे में पूछ रहा है कि TMS में क्या क्या होता है। तो देखिए THB है, टेलीकॉम हैंडबुक है। इसमें अगर आप TMS सर्च करोगे ना तो बकायदा इससे मिलता जुलता सटीक वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है जो पूछने की कोशिश कर रहा है कि ट्रांसमिशन मेजरिंग सेट इज एन एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट विथ 2-in-1 फैसिलिटी ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर एंड लेवल मीटर, है ना। फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर एंड लेवल मीटर विच ऑपरेट इंडिपेंडेंटली हैंस कैन बी यूज सेपरेटली। और इससे हम लोग ये 4 तरह के टेस्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है, एक दो बार हमने देखा है कि TMS किट से हम क्या क्या टेस्ट कर सकते हैं। ये जो हमारा सवाल है ये हूबहू सेम लाइन उठाया हुआ है जो अभी हमने देखा, फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर एंड लेवल मीटर टेस्टिंग हो रही हमारी TMS के थ्रू। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हमारा होगा A एंड B, बोथ A एंड B दोनों को यहाँ पे चेक हो रहा है। ओके, सोफोमेट्रिक वोल्टेज इज ए विच काइंड ऑफ मेजरमेंट ऑफ नॉइज प्रेजेंट ऑन ए ट्रांसमिशन लाइन अक्रॉस ए टेलीफोन इन मिली वोल्ट्स। तो जो सोफोमेट्रिक वोल्टेज हम मेजर करते हैं वो लॉगरिदमिक स्केल में मेजर करते हैं। इसका जो मैथमेटिकल फार्मूला है उसमें हम लोग लॉगरिदमिक स्केल इस्तेमाल करते हैं। तो सोफोमेट्रिक का जो हमारा पूरा हिसाब किताब है वो लॉगरिदमिक वोल्टेज के हिसाब से है ना, और 2 मिली वोल्ट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जेनर डायोड हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि ये वोल्टेज रेगुलेटर के तौर पर काम करता है, तो सही जवाब यही होगा। 98 नंबर है, मेन एप्लीकेशन ऑफ द ऑप्टोकपलर इज टू। ऑप्टोकपलर का उपयोग कहाँ किया जाता है? 2 सर्किट्स को कंबाइन करने में या 2 सर्किट्स को आइसोलेट करने में, 3 सर्किट को कंबाइन करने में या 4 सर्किट को कंबाइन करने में। तो जब इतने सारे कंबाइन लिखे हैं तो जाहिर सी बात है कि आंसर तो नहीं होगा। ऑड कौन सा है? आइसोलेट का। आइसोलेट 2 सर्किट्स, 2 सर्किट को आइसोलेट करने के लिए हम लोग ऑप्टोकपलर का उपयोग करते हैं। इससे रिलेटेड मैं छोटा सा आपको यहाँ पे एक लिटरेचर बता दूँ कि एक तरफ LED है, एक तरफ फोटो ट्रांजिस्टर है, 2 तरह के सर्किट्स हैं। तो ऑप्टोकपलर का क्या काम है? एन ऑप्टोकपलर इज एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स दैट इंटरकनेक्ट्स 2 सेपरेट इलेक्ट्रिकल सर्किट्स बाय मींस ऑफ ए लाइट सेंसिटिव ऑप्टिकल इंटरफेसेस। तो ये आइसोलेट कर रहा है ना, 2 सेपरेट सर्किट्स हैं, उनको आइसोलेट करने का काम यहाँ पर है। तो इंटरफेसेस के तौर पर इस्तेमाल होता है, और आइसोलेट करने के लिए ही हम लोग यहाँ पे नीचे भी देखो लिखा हुआ है, also provide electrical isolation between the higher voltage on the primary side and the lower voltage on the secondary side। तो ये आइसोलेशन शब्द जो है वो सही शब्द यानी सही कीवर्ड है इस ऑप्टोकपलर के लिए। आइसोलेट 2 सर्किट्स, ठीक है, ये हो गया। ऑप्टोकपलर 2 सर्किट्स को आइसोलेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो इसका मेन एप्लीकेशन है। 99 नंबर क्वेश्चन, ARMB एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल वान है, उसका टर्न आउट टाइम क्या है दिन और रात में साउंडिंग हूटर यानी हूटर बजने के बाद? क्या भाई? कौन सा टाइम है? 15 मिनट सिंगल गया और 20 मिनट डबल आई। दिन और रात पूछा है यहाँ, दिन और रात पूछा है, ठीक है ना। तो दिन और रात के केस में डे एंड नाइट जब लिख दिया और ARMB जब लिख दिया तो एज पर हमारा THB टेलीकॉम हैंडबुक वो सिंगल एग्जिट डबल एग्जिट नहीं पूछ रहा है, डे एंड नाइट पूछ रहा है। तो वहाँ पर डे 15 मिनट, नाइट 25 मिनट है। आफ्टर साउंडिंग द हूटर, जब हूटर बजा उसके बाद वहाँ से 15 मिनट दिन के टाइम में और 25 मिनट रात के टाइम में, ये याद रखिएगा। और ये चीज़ बिल्कुल यहाँ पर स्पष्टता लिखी हुई है। ARMB आप जब सर्च करेंगे तो यही शब्द आपको आगे मिलेगा। चलो मैं दिखाता हूँ आपको, देखो
इसके बाद आएगा, हाँ यहाँ पे आए। द टारगेट टाइम फॉर टर्निंग आउट ऑफ ARMV इज 15 मिनट्स इन डे एंड 25 मिनट्स इन द नाइट फ्रॉम द टाइम ऑफ साउंडिंग ऑफ हुटर। तो नोट कर लेना भाई, हम डबल एजिट सिंगल एजिट जब पूछेगा तो वो 15-20 सही है, वो चलेगा, लेकिन जब डे एंड नाइट जब पूछ रहा है तो हम लोगों को ARMV के केस में 15 मिनट और 25 मिनट का टाइम अपने को बताना होगा, ठीक है ना। ART के केस में वही है, ART के केस में अभी भी वही है। द टारगेट टाइम ऑफ टर्निंग आउट ऑफ ART इज 30 मिनट्स बाई डे एंड 45 मिनट्स बाई नाइट फ्रॉम द टाइम ऑफ साउंडिंग ऑफ साइरन, ठीक है ना। तो ART का जो हमने पढ़ा था वैसे कि वैसे ही है, बट ARMV में डे एंड नाइट जब पूछेगा तो हमारा ये 15 मिनट और 25 मिनट सही जवाब होगा, है ना। तो ये आपका ध्यान रखिएगा। कोएक्सियल केबल का जो यूजुअल इम्पीडेंस होता है वो उसका रेंज है 40 to 50 और 70 to 80 ओम्स 100 नंबर का जो था। 101 नंबर क्वेश्चन है, लूप रेसिस्टेंस ऑफ 1.5 मिलीमीटर डायामीटर डाया 6 वाट केबल, इसका जो लूप रेसिस्टेंस है वो है 23.2 ओम और इसका कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस कितना होता है मालूम है आपको? 300 कुछ होता है ना, चलो अभी देख लेते हैं। 340 होता है, थिंक, एक मिनट। 1.4 देखो, सॉरी 310, ये जो लिस्ट दी गई है यहाँ पर 1.4 mm डायमीटर कंडक्टर का जो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस जो है अनलोडेड का वो 310 ओम है और जो लूप रेसिस्टेंस है वो 23.2 है और जो लॉस है ट्रांसमिशन लॉस्ट जो है वो है 0.3 dB पर किलोमीटर। तो ये तीन जो है ना हमारे इम्पोर्टेंट हैं। पहला तो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस 310 होता है, जैसे 6 क्वाड में 470 होता है वैसे ही इसमें 310 होता है और लूप जो है वो 23.2 ओम पर किलोमीटर होता है और जो ट्रांसमिशन लॉस जो है वो है 0.3 dB पर किलोमीटर। बट 1.4 mm डायमीटर की केबल इस्तेमाल कब करेंगे? किलोमीटर से ऊपर के सेक्शन में। इसमें एक लिखा हुआ है, एक मिनट दिखाता हूं मैं। एक जगह मेंशन है ये चीज कि कितने से ज़्यादा अगर हमारा सेक्शनल लेंथ हो रहा है तो हमें यहाँ पे पढ़िए, ये लिखा हुआ है अपार्ट फ्रॉम 0.9 mm डायमीटर केबल 1.4 मिलीमीटर डायमीटर कॉपर कंडक्टर PIZF क्वाड केबल हैज़ ऑल्सो बीन इंट्रोड्यूस इन इंडियन रेलवेज बाई RDSO अंडर स्पेसिफिकेशन फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ग्रेटर देन 25 किलोमीटर फॉर ब्लॉक सेक्शंस के लिए, है ना। तो ये हमारा PIZF क्वाड केबल के हिसाब से ये बनाया हुआ है कि जब 25 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी होगी ब्लॉक सेक्शन की तो वहाँ पर हम लोग ये 1.4 mm का केबल इस्तेमाल करेंगे। और ये नया चूँकि अमेंडेड है तो इस पर थोड़ा सा नज़र रखिएगा। मोर देन 25 किलोमीटर्स ब्लॉक सेक्शन लेंथ के लिए हम लोग 0.9 पर काम नहीं करेंगे, वहाँ पे प्रेफरेबली हम लोग 1.4 mm डाया कॉपर कंडक्टर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो इसे मिलता जुलता एक चीज़ याद रखिए, मोर देन 25 किलोमीटर। ओके, चलिए 102 नंबर क्वेश्चन क्या है? पैसेंजर एमिनिटीज के बेसिस पर पैसेंजर एमिनिटीज को प्रोवाइड करने का जो क्राइटेरिया है उसके हिसाब से हम लोग कैटेगराइजेशन ऑफ स्टेशंस कैसे करते हैं। तो क्राइटेरिया के बारे में पूछ रहा है कि कैटेगरीज ऑफ स्टेशंस फॉर प्रोविजन ऑफ पैसेंजर एमिनिटीज इज बेस्ड ऑन विच क्राइटेरिया। तो अभी ये आंसर जो दिया है उसमें दोनों दिया है, फुटफॉल ऑफ पैसेंजर्स भी दिया हुआ है
और पैसेंजर अर्निंग भी दिया हुआ है, बट ऑप्शन बोथ नहीं है। तो जब बोथ नहीं दिया है तो इस तरीके से डिस्प्यूटेड आंसर जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें पैसेंजर अर्निंग को हम लोग चाहें तो ऑप्ट कर सकते हैं। बट पैसेंजर्स हैंडल भी एक तरह का क्राइटेरिया है, उसमें से कह सकते हैं कि थोड़ा सुपीरियर पैसे को मान सकते हैं हम कि पैसा कौन स्टेशन पे हम ज़्यादा कमा रहे हैं, अर्निंग पैटर्न क्या है, तो उस हिसाब से हम वहाँ पे पैसेंजर एमिनिटीज़ क्या प्रोवाइड करेंगे और किस कैटेगरी में रखेंगे। तो यहाँ चूँकि दोनों ही सही लग रहे हैं, बट एज़ कम्पेयर टू बोथ ऑप्शंस, अमंग बोथ ऑप्शंस हम इसमें पैसेंजर अर्निंग को सही मान लें तो चल सकता है। बट अगर बोथ लिखा होगा तो बोथ होगा, ठीक है, क्योंकि क्राइटेरिया दो है, पैसेंजर हैंडलिंग का भी है और अर्निंग का भी है। वैल्यू ऑफ सपोमेट्रिक नॉइज लेवल शुड बी बिलो 2 मिलीवोल्ट, इतने दिनों से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। ये एमआई नहीं होगा, यहाँ पे एमआई की जरूरत वैसे नहीं है। डीवी लेवल रिक्वायर्ड फॉर डीटीएमएफ डिकोडर फॉर रिंगिंग इज -20 dB, और ये भी आपको यहाँ मिल जाएगा, टीएचपी में ढूंढेंगे तो डीटीएमएफ डिकोडर के करस्पॉन्डिंग ये आपको मिल जाएगा वहाँ पे पैरामीटर -20 dB, ठीक है। 104 नंबर डीटीएमएफ डिकोडर के केस में। 105 नंबर है जनरली लाइट सोर्सेस आर प्रोवाइडेड टू इमिट लाइट एट विच वेवलेंथ्स। तो हमारे पास 3 विंडो है जिस पर हम काम करते हैं, 850 नैनोमीटर, 1310 नैनोमीटर और 1550 नैनोमीटर। तो ये इसी संदर्भ में ये 3 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। लाइट सोर्सेस के लिए 3 वेवलेंथ पे हम लोग फिलहाल काम कर रहे हैं। 106 नंबर है परमिसिबल स्प्लाइस लॉस इन आर्क फ्यूजन, यानी जो हमारी जो फ्यूजन स्प्लाइसिंग है, आर्क फ्यूजन स्प्लाइसिंग, उसमें हमारी जो लेंथ दी गई है वैसे तो 0.2 है, बट 0.2 यहाँ ऑप्शन नहीं है, इसलिए 0.1 को भी हम लोग यहाँ पर सही मान सकते हैं। 17 नंबर 107 है 107 इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी सिस्टम, इसी को हम लोग ISS कहते हैं ना। ISS अगर कहीं लिखा हो ना तो आप लोग इंटीग्रेटेड सर्विलांस सिस्टम मत बोलिएगा उसको हम लोग ISS को बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी सिस्टम। और उसमें कैमरा भी होता है, यानी कैमरे वाला जो सिस्टम है हमारा सर्विलांस सिस्टम वो भी होता है, और उसके अलावा अंडर व्हीकल स्कैनिंग सिस्टम भी होता है, जो एक्सरे बैगेज स्क्रीनिंग सिस्टम भी होता है, वो जो डोर आपने देखा है DMF क्या बोलते हैं उसको, डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर, DMFD बोलते हैं, वो भी होता है। और एक्सेस कंट्रोल भी होता है, जैसे मेट्रो में हम देखते हैं ना, वो कार्ड जब स्वाइप करते हैं या टोकन डालते हैं तो वो दरवाज़ा खुलता है या पास करने का एक्सेस देता है, वो उसको कंट्रोल एक्सेस कहते हैं। तो वो चीज़ ये आपका जो अंडर व्हीकल जो स्कैनिंग होती है, देखा होगा गार्ड वगैरह रखे रहते हैं, वो नीचे से एक सेंसर टाइप का रहता है, उसको टच करके चेक करते हैं कि कोई एक्सप्लोसिव तो नहीं है, ऐसा कुछ तो नहीं है। तो वो हो गया। जो बैगेज स्कैनिंग होती है स्टेशन पे वो भी है, और एक्सेस कंट्रोल जैसे वो गेट है, मेट्रो जैसा जो गेट बना रखे हैं वो हो सकता है, या फिर जो डोर जो दरवाजे पे लगा रहता है आपको DFMD बोलते हैं वो, ये सबको कंबाइंडली इंक्लूडिंग हमारे कैमरे, मतलब जो IP बेस्ड कैमरा है उनको लेके सबको मिला के ये पूरा जो सिस्टम है उसको हम लोग इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी सिस्टम कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे 4 ही पूछना था, इसके हिसाब से अभी 2 चीज़ों को मेंशन नहीं किया गया है, यानी जो DFMD नहीं दिया गया इसमें या एक्सेस कंट्रोल का जिक्र नहीं किया गया है, बट सभी के सभी इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी सिस्टम में आते हैं। मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ। डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर और एक्सेस कंट्रोल, मतलब वो सेंसर बेस्ड जो गेट लगे होते हैं ना, वो एक्सेस कंट्रोल वाले हुए। तो ये सबको मिला के हमारा ISS बनता है। 108 है मैक्सिमम परमिसिबल लेंथ फॉर डबल लाइन ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट विथ 1.5 mm डाया 6 कॉर्ड केबल। तो ये थोड़ा सा मुझे क्रॉस चेक नहीं कर पाया मैं कि एग्जैक्टली क्या होता है इसमें, बट मोर देन 18 किलोमीटर होगा, क्योंकि हम लोगों ने 0.6 mm पर पढ़ा था उस दिन लास्ट टाइम, जो BPSC के केस में हमने पढ़ा था कि वहाँ पर हम लोग
जो भी ब्लॉक रिलेटेड इक्विपमेंट्स है, एसएस डैक वगैरह, एचएस डैक जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ पर 6.9 mm डायमीटर केबल के ऊपर जब काम करते हैं तो 18 किलोमीटर होता है, और जब 1.4 mm डायमीटर केबल पे काम कर रहे हैं 6 पॉट बेसिस पे तो 28 किलोमीटर होता है। बट यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ है वो थोड़ा सा एक बार मैं इसको क्रॉस चेक कर लूँ तो मैं आपको सही बता पाऊँगा। फ़िलहाल मुझे जानकारी नहीं मिल पाई इसकी। सर डबल लाइन ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट लिखता है, डबल लाइन क्या? यूएफएसबीआई भी तो डबल लाइन ही होता है ना। यूएफएसबीआई, हाँ, तो यूएफएसबीआई नहीं, सिंगल एंड डबल लाइन यूएफएसबीआई तो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वहाँ पे 1.5 जैसे मान लो mm डायमीटर केबल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा हमने, वहाँ पर मोर देन 25 किलोमीटर जब ब्लॉक सेक्शन लेंथ हो तो वहाँ पे हमारा ये कह रहा है कि 1.5 mm डायमीटर केबल इस्तेमाल कीजिए जो 25 किलोमीटर से ज़्यादा का सेक्शन है। तो यहाँ तो 25 किलोमीटर का कोई जिक्र है ही नहीं, सारे तो ऑप्टिमम तो 22 तक ही है। तो किसको सही माने, मैं इसको भी रखता हूँ, है ना, होल्ड पे रखता हूँ इसको। 109 जो है, इन ए रेसिस्टर गोल्ड एंड सिल्वर इंडिकेट्स, तो टॉलरेंस बताने के लिए करते हैं ना, गोल्ड एंड सिल्वर जो, हाँ, जो रिंग बनी होती है वो। और SF10 जो है, 110 जो क्वेश्चन नंबर है उसमें पूछ रहा है कि स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 8 जो होता है DER में, डिसिप्लिन एंड अपील रूल में, वो किसके लिए होता है? तो वो प्रेजेंटिंग ऑफिसर को अपॉइंट करने के लिए होता है। बट ये थोड़ा सा आपको पढ़ना चाहिए, इसमें अलग अलग स्टैंडर्ड फॉर्म्स होते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको, एक बार इसको आप पढ़ लीजिएगा, है ना। हाँ, इसमें SF की जिक्र है, कहाँ पे दिया होगा, एक मिनट, SF1 से स्टार्ट होता है ना, हाँ देखो आ गया, SF1 से स्टार्ट होता है। ये जो 4 है, SF1 से लेके SF4 तक, ये हमारा कह सकते हैं कि सस्पेंशन से रिलेटेड है। अब तीनों में, चारों में क्या क्या है वो पढ़ लो। SF1 जो है ये सस्पेंशन से रिलेटेड है, मतलब निलंबन का जो आदेश है, सस्पेंशन का जो ऑर्डर है, वो SF1 से दी जाती है, SF1 फॉर्म इस्तेमाल होता है। SF2 से निलंबित समझे जाने का आदेश, इसको इंग्लिश में लिखता है डीम्ड टू बी सस्पेंडेड या डीम्ड सस्पेंशन। ये शब्द लिखा हुआ जैसे ही दिखे, डीम्ड सस्पेंशन, उसको हम लोग उसमें हम लोग SF2 जो फॉर्म है वो इस्तेमाल करते हैं। ड्यूरिंग द सस्पेंशन जो निर्वहन भत्ता दिया जाता है, निर्वहन यानी रोजगार नहीं है तो उसमें जो उसको सब्सिस्टेंस अलाउंस देने की जो बात होती है वो SF3 के थ्रू होती है, मतलब 50% जो पेमेंट जो उसको दी जाएगी ड्यूरिंग द सस्पेंशन का, वो SF3 के थ्रू। और SF4 सस्पेंशन को ख़त्म करने का, निलंबन की निरस्तीकरण का आदेश। तो ये चारों में से घूम फिर के क्वेश्चन कहीं ना कोई आता ही है। सस्पेंशन का क्वेश्चन तो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, अक्सर आता है, इन्हीं चारों में से कोई एक आएगा। और उसमें भी डीम्ड सस्पेंशन का जो क्वेश्चन है ना, मैंने देखा कुछ ज़्यादा ही आता है। तो डीम्ड सस्पेंशन SF2 रट लेना भाई। 50% जो पेमेंट दिया जा रहा है, जो निर्वहन भत्ता दिया जा रहा है या सब्सिस्टेंस अलाउंस जो दिया जा रहा है, वो SF3 के हिसाब से, SF3 जो है उसके लिए इस्तेमाल होता है। सस्पेंशन का जो आदेश है वो SF1 है, और सस्पेंशन हटाने का जो आदेश है वो SF4 है। SF5 पता ही है, मेजर पेनाल्टी। SF6 जो है वो थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा कि संबंधित दस्तावेजों को निरीक्षण करने की अनुमति देने से जब मना करना है तो उसके लिए SF6 है। पूछताछ अधिकारी की नियुक्ति जो है वो SF7 है। जो प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की जो नियुक्ति है वो SF8 है। तो ये 6, 7, 8 जो है ये आप थोड़ा सा एक बार दोबारा पढ़ के देख लीजिएगा कि जो डॉक्यूमेंट नहीं दिखाना है तो उसके लिए हम लोग SF6 प्रोड्यूस करते हैं। जो इंक्वायरी ऑफिसर की जो नियुक्ति होती है वो SF7 है। जो प्रस्तुतकर्ता अधिकारी यानी प्रेजेंटिंग ऑफिसर का अपॉइंटमेंट जो होता है वो SF8 है। SF9 होता नहीं है। तो SF10 जो है वो हमारा कॉमन प्रोसीडिंग। ये जो शब्द आपको जब मिलेगा कहीं पर, तो जो कॉमन प्रोसीडिंग का जो क्वेश्चन है उसमें SF10 होता है ना। तो 6, 7, 8 और 10 ये थोड़ा सा आपको सेपरेट तरीके का है, वो आप
एक बार चेक कर लीजिएगा, आप दोबारा पढ़ लीजिएगा इसको, मैं भेज दूंगा ग्रुप में, है ना। और 11 तो पता ही है, SF11 माइनर पेनाल्टी के लिए होता है, और बाकी जो 12, 13, 14 है इसमें भी अलग अलग रूल हैं, कैसे नौकरी से हटाना है बिना जांच किए भी, बिना जांच भी किसी को नौकरी से हटाया जा सकता है, तो उसके लिए सिर्फ 12 है। और किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी पर अगर डीआर एक्शन की कार्रवाई की मंजूरी देनी है तो उसके लिए SF13 है, और कार्रवाई जब करनी है रिटायर्ड एम्प्लॉय के ऊपर तो SF14 है। तो ये वाली जो लिस्ट है ना, बहुत कामयाब लिस्ट है, आप इसको एक बार दोबारा भी पढ़िएगा, और 2-3 बार पढ़िएगा तो अपने आप याद हो जाएगा, कागज़ पे एक बार लिखते चलिएगा, है ना। उसमें भी मैं बता देता हूँ, ये जो SF1 से 4 तक है इसमें तो क्वेश्चन आता ही आता है, और SF5 और SF11 तो ऑलरेडी हम लोग पहले से ही जानते हैं। रहा ये इंक्वायरी ऑफिसर और प्रेजेंटिंग ऑफिसर का, इसके ऊपर भी क्वेश्चन कभी न कभी आया हुआ है, आता है ना। और बिना जांच के भी हटाने वाला क्वेश्चन रेयर है, बट आया है कभी न कभी, है ना। तो ये देखो, ये जो सवाल में पूछा है SF8 वो प्रेजेंटिंग ऑफिसर के लिए है। तो मैं अगर छोटा सा अगर यहीं पर बना दूं कि कौन से केस में कौन सा SF लगता है, तो SF10 ये कॉमन प्रोसीडिंग वाला SF10 हो गया। इंक्वायरी ऑफिसर के लिए हो गया SF7, और SF7 हो गया इंक्वायरी ऑफिसर, और प्रेजेंटिंग ऑफिसर के लिए तो SF8 हो ही रहा है, 8 हो गया। मेजर माइनर के लिए SF5 और SF11 तो हो ही गया, और सस्पेंशन से रिलेटेड जो 4 हमने बताए SF1, 2, 3, 4 वो, और दस्तावेज नहीं दिखाना है तो SF6, ठीक है। बिना जांच की नौकरी से हटाना है SF12। जब रिटायर्ड एम्प्लॉय के ऊपर डीआर के एक्शन के लिए जो अनुमति या जो अनुशंसा होगी वो SF13, और डीआर एक्शन जनरेट जब करना हो किसी भी रिटायर्ड एम्प्लॉय के ऊपर तो SF14। तो 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे लिख के आप उसके साइड में 1, 1, 2, 2 पॉइंट लिखते जाइएगा, तो आपको ये 1-2 बार में याद हो जाएगा, ठीक है जी सर।